सही। तो आज हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो फ्री कैश फ्लो वैल्यूएशन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कैश फ्लो होता क्या है। व्हाट इज कैश फ्लो? कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश इनटू योर बिजनेस। मतलब हमारी बिजनेस में जो इनफ्लो होता है सेल्स से होता है, ट्रेड रिसीवेबल्स हमें पेमेंट करते हैं, या हमारा कोई भी शॉर्ट टर्म एसेट जो हमें हमारे पास होता है, जैसे इन्वेंट्री हो गया, प्रीपेड रेंट हो गया, प्रीपेड इनकम्स हो गई, वो सारी हमारी कैश इनफ्लोज हैं। और आउटफ्लोज क्या होता है? जो हम पेमेंट्स करती हैं डे टू डे एक्सपेंसेस को। तो नेट कैश फ्लो बेसिकली उन चीज़ों का डिफरेंस होता है, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो। और हमारे बिजनेस में या जो हमारी स्टेटमेंट्स होती हैं उसमें तीन तरह के कैश फ्लोज होते हैं: कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस क्या होते हैं? जो नॉर्मल डे टू डे बिजनेस के ऑपरेशंस होते हैं, उनसे जो कैश जनरेट होता है बेसिकली उनको हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस कहते हैं। अब कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का मतलब क्या है? वो अमाउंट ऑफ मनी जो बिजनेस कहीं पे इन्वेस्ट करता है, या शेयर्स परचेज कर लेता है, या कुछ भी इस तरह की इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज करता है जिससे बिजनेस को रिटर्न भी आता है, जिससे रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, या इस तरह की जितनी भी रिसीव्स होती हैं इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज से, वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में शो होता है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्या होता है कि हमने डेट परचेज कर लिया, किसी से डेट ले लिया, तो हमने वो फाइनेंसिंग करवा ली, या हमने डेट की रीपेमेंट कर ली, तो वो भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में शो होगा। एक इनफ्लो होगा और एक आउटफ्लो होगा। ये तो थी बेसिक सी चीजें। वो इस टॉपिक से थोड़ा सा कैश फ्लो का मतलब पता होने के लिए हमें ये चीजें आइडेंटिफाई करनी। अब आता है फ्री कैश फ्लो क्या होता है। फ्री कैश फ्लो वो कैश अवेलेबल होता है फर्म के पास जो अपने शेयर होल्डर्स या डेट होल्डर्स को पे करेगा। सही है। और ये कौन सी अमाउंट होती है? जब हम अपने कैश फ्लो में से कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड अदर नेट वर्किंग कैपिटल को माइनस कर लेते हैं, जो आफ्टर दैट जो कैश फ्लो अवेलेबल होता है उसको हम फ्री कैश फ्लो कहते हैं। ये आप पढ़ भी सकते हैं, मैंने लिख भी दिया है। मतलब अगर हम सिंपल टर्म्स में कहें, फ्री कैश फ्लो वो कैश होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल होता है इन्वेस्टर्स को, या जिन्होंने हमें डेट दिया होता है या हमें फाइनेंस किया होता है उनको। अगर हमारा फ्री कैश फ्लो इंक्रीज होगा तो हमारी कंपनी की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी उसकी जो शेयर प्राइस है वो बढ़ जाएगी। तो ये काम किसका होता है? एफसीएफ को इंक्रीज करना या शेयर प्राइस को इंक्रीज करना, ये मैनेजर्स का काम होता है। अब इसके यहाँ पे दो फॉर्मूलाज लिखे हैं: ऑपरेटिंग कैश फ्लो माइनस क्रॉस इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल। एक इससे एफसीएफ निकल सकता है, और दूसरा तरीका क्या है? नोपैट माइनस नेट इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल। ये दो फॉर्मूलाज हैं बेसिकली। जब भी आप ये एफसीएफ निकालोगे तो इन दोनों फॉर्मूलाज से आंसर सेम आएगा। नोपैट कैसे निकलता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ब्रैकेट वन माइनस टैक्स रेट ब्रैकेट क्लोज। तो आपके पास नोपैट की वैल्यू आ जाती है। अब एफसीएफ के यूजेस क्या है एक फर्म को? जब एफसीएफ निकालते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हम डेट होल्डर्स को कितना इंटरेस्ट पे करेंगे, या कितना डेट पे करेंगे, या शेयर होल्डर्स के लिए डिविडेंड पे करने के लिए कितना कैश अवेलेबल है, या कितना कैश अवेलेबल है कि हम अपने जो स्टॉक हमने मार्केट में इशू किए हुए हैं उनको बाय बैक कर लें। और वो कित और एफसीएफ से हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ये भी हमारी परचेजिंग पावर को शो करता है कि हम कितनी मार्केटेबल सिक्योरिटीज और नॉन ऑपरेटिंग एसेट्स को परचेज कर सकते हैं। सेल्फ फंडेड या सेल्फ फाइनेंस जिसको हम कहते हैं। और जितना भी एक्सपेंडिचर होगा या जितना भी यूजेज होगा नेट कैश फ्लो से, इन फाइव एक्टिविटी से मस्ट बी इक्वल टू एफसीएफ। और जो कंपनी की वैल्यू होती है, यानी उसकी स्टॉक प्राइस होती है, या जो
अदर उसकी शेयर होल्डर्स की वेल्थ होती है, वो किस तरीके से इंक्रीज करेगी, वो हाईली डिपेंड करता है उसके फ्री कैश फ्लोज पर, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो हम कैलकुलेट करेंगे। अब हम समराइज करते हैं फ्री कैश फ्लो को। अगर आपका नोपैड पॉजिटिव है बट फर्म एक्सपीरियंस कर रहा है नेगेटिव बैलेंस ऑफ फ्री कैश फ्लोज, नोपैड पॉजिटिव है और एफसीएफ नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है कि शेयर होल्डर्स को पे करने के लिए हमारे पास कोई पैसे नहीं है। तो शेयर होल्डर्स को हमें पैसे देने पड़ेंगे फर्म को, या हमें डेट लेना पड़ेगा टू फाइनेंस आवर डे टू डे ऑपरेशंस। ठीक है। और दूसरी सिचुएशन क्या है, नेगेटिव एफसीएफ। व्हाई नेगेटिव एफसीएफ इज ऑलवेज बैड? क्या जो फ्री कैश फ्लोज हैं वो अगर नेगेटिव हैं तो वो हमेशा नुकसानदायक होते हैं? जरूरी नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपने जो आपका जो एफसीएफ नेगेटिव आ रहा है वो क्यों आ रहा है। हो सकता है आपने फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के लिए आपका कैश नेगेटिव हो गया हो, लेकिन ये नुकसानदायक है या और ये वेरी हार्मफुल है जब आपका फ्री कैश फ्लोज भी नेगेटिव है और नो पैड भी नेगेटिव है। इसका मतलब क्या है कि फर्म या जो मैनेजर्स हैं, जिनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जिन्होंने मतलब हायर किया गया है, वो इतना एफिशिएंटली फर्म को चला नहीं रहे। ऑपरेटिंग प्रॉब्लम्स की वजह से ये बहुत हजार्डस या हार्मफुल हो सकता है। ठीक है। और जो हाई ग्रोथ कंपनीज होती है ना, जो सिर्फ ग्रोथ पे फोकस करती हैं, तो उनका पॉजिटिव नोपैड होता है बट नेगेटिव एफसीएफ बिकॉज ऑफ ह्यूज लार्ज इन्वेस्टमेंट टू सपोर्ट ग्रोथ। यही बात जो अभी हमने की। और इसमें कोई बुराई नहीं है अगर आप ग्रोथ के लिए आपका एफसीएफ नेगेटिव आ रहा है। हमने प्रॉफिटेबल ग्रोथ की तो बात कर ली कि भाई ग्रोथ इज गुड अगर आपका नोपैड पॉजिटिव है, बट एफसीएफ आपका नेगेटिव है। तो ये प्रॉफिटेबल ग्रोथ को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम मेजर कैसे करते हैं? सिंपली हम एक फॉर्मूला लेते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल इक्वल्स टू नोपैड डिवाइडेड बाय ऑपरेटिंग कैपिटल। जब इसको हम डिवाइड करते हैं, एक होता है हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न होता है, जो शेयर होल्डर्स हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। अगर हमारा ROIC ग्रेटर देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, इसका मतलब क्या है, फर्म वैल्यू क्रिएट कर रहा है, फर्म की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। सही है। अगर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या इन्वेस्टेड कैपिटल दोनों बराबर हैं, इसका मतलब क्या है, फर्म अपनी वैल्यू को मेंटेन कर रहा है, ना उसकी शेयर प्राइस बढ़ रही है ना उसकी शेयर प्राइस कम हो रही है। थर्ड सिनेरियो क्या होता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टेड कैपिटल इज लेस देन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब क्या है, फर्म अपनी वैल्यू को लूज कर रहा है। उसने जो शेयर होल्डर्स को रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बोला था, उससे कम उसने रिटर्न प्रोड्यूस किया। तो इस रिटर्न को मेंटेन करने के लिए शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, अपने स्टॉक को सेल ऑफ कर देंगे। जब स्टॉक्स को सेल ऑफ करेंगे मेजोरिटी में लोग, तो फर्म की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो इस चीज को कंपेयर हम करते हैं वैल्यू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो हम नीचे एक सवाल करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जब हम फ्री कैश फ्लोज को कैलकुलेट करते हैं, जब हम उनको पढ़ते हैं, तो हम ये कुछ टर्म्स यूज करते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, DCF। डिस्काउंटेड कैश फ्लोज को हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मतलब जो फ्यूचर वैल्यूज ऑफ कैश फ्लोज होती है उनको हम प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। सही है। और दूसरा क्या है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, DDM। मतलब हम अपने डिविडेंड्स को डिस्काउंट करते हैं, जो फ्यूचर में हमें डिविडेंड्स मिलेंगे उनको हम प्रेजेंट वैल्यू पे कन्वर्ट करते हैं। और FCF यानी फ्री कैश फ्लोज टू फर्म, FCFE फ्री कैश फ्लोज टू इक्विटी, वो भी हम देखते हैं। सही है। यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन हुआ होगा। Discounted cash flows use the intrinsic value of a security as the present value of its expected future cash flows। और ये एक ऐसा टूल है जो अट्रैक्टिवनेस ऑफ इन्वेस्टमेंट को चेक करता है और कंपेयर करता है कि उसकी करंट मार्केट प्राइस से वो मैच करता है या नहीं करता।
और ये जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो वाला मॉडल है, अगर हम डिविडेंड पे अप्लाई करें तो उसको हम क्या कहते हैं, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल। और हम देखते हैं डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल क्या है। सही है, डिस्काउंटेड डिविडेंड अप्रोच है, नाम से पता लग रहा है। यूज टू असेस द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ अ स्टॉक बाय कंसीडरिंग फ्यूचर पेमेंट्स ऑफ डिविडेंड। सही है, कि फ्यूचर में जो हमें डिविडेंड्स मिलेंगे या डिविडेंड का जो कैश फ्लो होगा, तो उससे शेयर प्राइस क्या होगी, या करंट शेयर प्राइस से हम उसको कंपेयर करेंगे, और इससे हमें एक रियलिस्टिक सी फेयर वैल्यू ऑफ स्टॉक पता लगती है। सही है, लेकिन इस मॉडल का नुकसान ये है, इसमें कुछ अजम्पशंस होती हैं। सही है, और वो अजम्पशंस हर फर्म की वैल्यू को रिप्रेजेंट नहीं करती। हो सकता है कुछ फर्म डिविडेंड पे करती हो या कुछ फर्म्स ना करती हो, एंड कुछ फर्म्स ऐसी होती हैं, जैसे सर ने एग्जांपल दी थी क्लास में, एप्पल हो गया, अमेजोन हो गया, वो मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट रिटेन करती है एंड यूज दैट रिटेन प्रॉफिट फॉर द ग्रोथ। And this is also not suitable for the young high growth companies because they invest most of their profits and do not paying dividend। और इस मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो डिपेंड करती है कि जो ग्रोथ रेट है वो हमारे पास एक्यूरेट होने चाहिए, या जो डिस्काउंट रेट की जो अजम्पशंस है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। अगर वो एक्यूरेट नहीं है तो हमारा जो डेटा कलेक्शन है वो इनएक्यूरेट होगा। हम डीडीएम मॉडल को यूज तो कर सकते हैं, बट इन कंजंक्शन विद अदर वैल्यूएशन मॉडल्स। अगर सिर्फ डीडीएम अप्रोच को हम यूज करेंगे तो दिस विल नॉट बी एक्यूरेट और फेयर टू कैलकुलेट द स्टॉक वैल्यू। अब फोरकास्टिंग फ्री कैश फ्लोस, जब फ्री कैश फ्लोस को हम फोरकास्ट करते हैं तो हमारे पास वैसे तो दो अप्रोचेस आती हैं, फ्री कैश फ्लोस टू फर्म एंड फ्री कैश फ्लोस टू इक्विटी। लेकिन फ्री कैश फ्लोस को कैलकुलेट करना इज लाइक वेरी रिच एंड डिमांडिंग एक्सरसाइज। और जो फ्री कैश फ्लोस को कैलकुलेट करने की या फोरकास्ट करने की बात आती है, वो बेसिकली टीडीएम अप्रोच के ऊपर ही आती है। हम वी प्रीफर मोर एफसीएफ अप्रोचेस देन डीडीएम। जब इन फॉलोइंग में से कोई भी अप्रोच या एक कंडीशन प्रेजेंट होती है तो हम फ्री कैश फ्लोज अप्रोचेस यूज करते हैं। जैसे अगर हम किसी को डिविडेंड नहीं पे कर रहे, लेकिन अगर डिविडेंड पे कर रहे हैं तो बट वो सिग्निफिकेंटली मुख्तलिफ होता है जो कंपनी की कैपेसिटी से होती है। तीसरी कंडीशन क्या होती है, एफसीएफ अलाइन विद द प्रॉफिटेबिलिटी विद द रीजनेबल फोरकास्ट पीरियड विद विच द एनालिस्ट इज कंफर्टेबल। ठीक है, हम जो प्रॉफिटेबिलिटी होते हैं उसको डिविडेंड के साथ अलाइन करता है। अगर वो अलाइन होता है तो कंफर्टेबल होता है, नहीं होता तो वो थिंकिंग पॉइंट होता है। इन्वेस्टर टेक का कंट्रोल पर्सपेक्टिव। अब ये कंट्रोल पर्सपेक्टिव क्या होता है, अगर इन्वेस्टर कंपनी को टेक ओवर कर लेता है तो वो उसकी डिस्क्रिशन होती है, उसकी मर्जी होती है कि वो कैश फ्लोज को किस तरीके से मैनिपुलेट करेगा। इन्वेस्टर टेक कंट्रोल ऑफ द कंपनी, डिविडेंड्स पे बी चार्ज सब्सटेंशली। जब इन्वेस्टर्स टेक ओवर कर लेते हैं उनको प्रॉफिट चाहिए होता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेते हैं। इन्वेस्टर कैन ऑल्सो अप्लाई एफसीएफ टू यूज सच एज सर्विसिंग द डेट इनकर्ड इन एक्विजिशन। मतलब अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को टेक ओवर कर रही होती है तो इन्वेस्टर प्रीफर करते हैं कि वो एफसीएफ में जो कैश फ्लो अवेलेबल होता है या फ्री कैश फ्लो होता है उसको यूज कर लें। सही है, ये सारी चीजें हम मर्जर्स एंड टेक ओवर में डिस्कस करेंगे। सही है, और जो डिविडेंड्स सब्सटेंशली इन्वेस्टर चार्ज करता है, जो शेयर होल्डर स्टेक करता है, उससे एजेंसी डायलेमा क्रिएट होता है, प्रिंसिपल एजेंट प्रॉब्लम आ जाता है। अगर इन्वेस्टर ही कंपनी को रन करेगा, इन्वेस्टर ही सारे ऑपरेशंस को हैंडल करेगा, वो तो सारे का सारा प्रॉफिट अपने पास रख लेगा और वो फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा, ना ही कंपनी को ग्रो करेगा। ठीक है, बाकी हम आते हैं एफ सी एफ एफ एंड एफ सी एफ ई टू वैल्यूएशन अप्रोचेस पे, जिससे हम कैश फ्लो को वैल्यू करते हैं। पहली अप्रोच क्या है, फ्री कैश फ्लो टू फर्म। इसका मतलब क्या है
cash available to the company's supplier of capital after all the operating expenses, including tax, investment in working capital and fixed capital has been made or paid. सही है? मतलब ये वो कैश फ्लो होता है जब फर्म के सप्लायर ऑफ कैपिटल को पे ऑफ किया जाता है। सप्लायर ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? सप्लायर ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है? जिसने फर्म में इन्वेस्टमेंट की हुई थी, कॉमन स्टॉक होल्डर, बॉन्ड होल्डर एंड समटाइम्स प्रीफर्ड स्टॉक होल्डर। और इसको सिंपली कैलकुलेट करने का एक जनरल फॉर्मूला क्या है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। जो आपके पास ऑपरेशन से कैश फ्लो आता है उसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर लो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को, तो इससे आपके पास FCFF आ जाएगा। सही है। और फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, ये दूसरी अप्रोच है, FCFE। इसका मतलब क्या है? कैश अवेलेबल टू कंपनीज होल्डर्स ऑफ कॉमन इक्विटी। इसमें हम किसकी बात करते हैं? कंपनी होल्डर यानी कॉमन इक्विटी होल्डर्स आफ्टर ऑल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैव बीन पेड, यानी सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, प्रिंसिपल्स यानी repayments and also necessary investment in working and fixed capital। ठीक है। कैश, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है CFF is calculated cash flow from operations minus capex minus एड, और अगर आप कोई पेमेंट कर रहे हो तो उसको सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डेट होल्डर्स, ब्रैकेट क्लोज, एंड यू कैलकुलेट FCFE। ये एक जनरल फॉर्मूला है। ठीक है। ठीक है भाई, अभी हम एक सवाल करते हैं। ठीक है, सवाल करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर दें, और कोई भी प्रॉब्लम होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है जो आप चाहते हैं कि हम उस पर वीडियो बनाएं, आप नीचे कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। NK कॉरपोरेशन हैज़ फ्री कैश फ्लो टू फर्म, और यानी फ्री कैश फ्लो टू फर्म गिवन है 700 मिलियन रुपीज का, एंड FCFE 620 मिलियन रुपीज। बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कितनी? 5.7%। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर इक्विटी इज 11.8%। और कंपनी का टारगेट कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? 20% डेट फाइनेंसिंग है, 80% इक्विटी फाइनेंस है। कॉर्पोरेट टैक्स रेट 33.33% है। FCFF इज एक्सपेक्टेड टू ग्रोथ एट द रेट ऑफ 5% है। It has the following outstanding debt with the market value of 2.2 billion rupees, and number of outstanding ordinary common shares is 200 million। ठीक है। पार्ट ए में कहता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करें। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वैक। ठीक है। ये कैसे निकलता है? कॉस्ट इनटू वेट। कॉस्ट इनटू वेट, उसकी कॉस्ट क्या है और उसकी वेट क्या है, समेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो हम सिंपली एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे वेट्स लिख लेते हैं, वेट्स इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, और यहाँ पे कॉस्ट ऑफ डेट स्लैश कैपिटल। कॉस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं परसेंटेज में, यहाँ पे भी परसेंटेज, और यहाँ पे क्या आएगा? W/A। ये किस में होगा? परसेंटेज में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमारे पास दो चीजें थी, एक डेट था और दूसरी फाइनेंसिंग कहाँ से थी? इक्विटी से थी। जहां तक मुझे याद है डेट फाइनेंसिंग 20% थी और इक्विटी फाइनेंसिंग 80% थी। सही है, यहाँ तक कोई मसला तो नहीं है? हाँ, देख लेते हैं। 20% एंड 80%, उनकी जो वेटेज थी फाइनेंसिंग की, या जो उधार लेने की, कर्जा लेने की, बिजनेस को फाइनेंस करने की जो वेटेज थी वो 20/80 थी। बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट, बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट मतलब टैक्स से पहले की कॉस्ट ऑफ डेट के बने, लेकिन हमें क्या चाहिए? आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 5.7% इज आवर कॉस्ट ऑफ डेट, बट ये बिफोर टैक्स की है, हमें आफ्टर वाली चाहिए। 1 माइनस टैक्स रेट कितना है? 0.3333 दिस, एंड इक्विटी की कॉस्ट ऑफ डेट क्या है?
11.8%। सही है। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये दोनों डेटा परसेंटेजेस में है, तो हमारे पास आंसर किस चीज में आएगा, डेसिमल में आएगा। सही। 20% इंटू 5.7% ब्रैकेट 1 माइनस 33.33%। तो ये आंसर आ रहा है 0.0076। ठीक है। अब 80% इंटू 11.8%, दिस इज 0.0944। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे ना, हमारा फॉर्मूला क्या था, समेशन ऑफ कॉस्ट इनटू वेट्स। तो हमने इंडिविजुअली डेट की कॉस्ट इनटू वेट्स कर लिया, इक्विटी की कॉस्ट इनटू डेट कर लिया, बट अब इनको हमें समेट करना है, मतलब टोटल करना है। ये कैसे होगा, 0.0076। तो ये मेरे पास आ रहा है 10/2, यानी 0.2 आ रहा है। ठीक है। और ये 100% वेटेज है, मतलब जो हमारी फाइनेंसिंग की जो वेटेज थी उसके हिसाब से हमारी कॉस्ट क्या आ रही है, 0.2। अभी जो हमारे पास आंसर आया ना वो किस में आया, डेसिमल में है, बट वी नीड आंसर इन परसेंटेज। बचपन में हमने मैथ्स की क्लासेस में पढ़ा होगा कि जब डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, सिंपली आप डेसिमल लिख लो एज इट इज, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो और उस आंसर को आप परसेंटेज में लिख दो। तो ये हमारी क्या है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आई होप यहाँ तक कोई मसला नहीं होगा। पार्ट बी में क्या बोल रहे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी यूजिंग एफसीएफ अप्रोच। वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी यूजिंग एफसीएफ अप्रोच। सही है। तो एफसीएफ बोला गया है तो हम क्या करेंगे, एफसीएफ यानी फ्री कैश फ्लोज टू फर्म। तो हम फर्म वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। एफसीएफ ऑफ करंट ईयर डिवाइडेड बाय वैक यानी वैल्यू एडेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बेसिकली इस चीज को कैलकुलेट करने का ये फॉर्मूला है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। इसका मतलब क्या है, करंट ईयर एफसीएफ। जब 1 लिखा होता है इसका मतलब क्या, करंट ईयर का है। तो करंट ईयर का एफसीएफ कैसे निकलेगा, करंट ईयर का एफसीएफ ऐसे निकलेगा, एफसीएफ ऑफ द लास्ट ईयर यानी ईयर 0 प्लस 1 प्लस जी यानी ग्रोथ रेट डिवाइडेड बाय वैल्यू एडेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। वो कितनी है, 0.120 जो अभी हमने निकाली है, माइनस ग्रोथ रेट कितना है, 0.05%। ये मैं कैसे बता रहा हूँ, ये मैं यहाँ बता, ग्रोथ रेट कितना है, कांस्टेंट है विच इज 5%, और इसको हम कहते हैं प्यार से कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। सही, ग्रोथ रेट 5% है, वैल्यू एडेड कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10.2% है, या डेसिमल में लिखो तो 0.102 है। तो ये, इससे हमें फर्म की वैल्यू पता चल जाएगी। अब एफसीएफ ऑफ द लास्ट ईयर क्या था, एफसीएफएफ ऑफ द लास्ट ईयर क्या था, ऊपर हमें सवाल में गिवन है, एनके कॉर्पोरेशन हैज अ एफसीएफएफ ऑफ 700 मिलियन एंड एफसीएफ ऑफ द रुपीज दिस। तो हमें नेक्स्ट ईयर की एक्सपेक्ट करनी है, तो मतलब क्या हुआ, एफसीएफ द लास्ट ईयर क्या है, 700, 1 प्लस ग्रोथ रेट क्या है, 0.05। इसको मैं मान इसको भी ऐसे लिख देता हूँ, 0.120 माइनस 0.005। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 700 इंटू 1.05 विच इज 735
डिवाइडेड बाय 0.102 माइनस 0.0, ठीक है। 735 डिवाइडेड बाय 0, विच इज फर्म वैल्यू क्या आ गई, कंपनी की वैल्यू क्या आ गई, 14,134.6 मिलियन रुपीस। ये फर्म की वैल्यू आई है। किसकी वैल्यू आई है? फर्म की वैल्यू आई है। बट हमें क्या चाहिए? वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? वैल्यू ऑफ इक्विटी चाहिए। ये हम कैसे निकालेंगे? ये हम ऐसे निकालते हैं, ऑफ फर्म वैल्यू ऑफ फर्म माइनस वैल्यू ऑफ डेट। तो इससे क्या आ जाएगी? इक्विटी वैल्यू आ जाएगी। फर्म वैल्यू माइनस वैल्यू ऑफ डेट, तो इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी। वैल्यू ऑफ डेट कितनी है हमारी? आपने कहा हमें तो पता ही नहीं है, भाई ऊपर जाके देख लेते हैं। इट हैज द आउटस्टैंडिंग डेट विद अ मार्केट वैल्यू ऑफ 2.2 बिलियन। 2.2 बिलियन, 2.2 बिलियन है, यानी 2200 मिलियंस में है। सही है। वैल्यू ऑफ फर्म क्या है? 14,134.6। अब इक्विटी कितनी आ जाएगी? हाँ, इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी इन दोनों का डिफरेंस। बहुत आसान है। आंसर 2200, ये आ जाएगा आपका 1934.615 रुपीस, रुपीस मिलियन में। ठीक है, पार्ट बी भी हमारा हो गया। पार्ट सी में क्या बोल रहे हैं? कैलकुलेट द वैल्यू पर शेयर यूजिंग FCFF अप्रोच। ठीक है, अभी कर लेते हैं। वैल्यू पर शेयर, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं 200 मिलियन। ये ऊपर यहाँ पे गिवन है 200 मिलियन। सही है। अब वो बोल रहा है कैलकुलेट द वैल्यू पर शेयर यूजिंग FCFF अप्रोच। अब FCFF अप्रोच से हमने इक्विटी तो निकाल दी है, इक्विटी तो हमने निकाल दी। इक्विटी हमने निकाल लिया, तो हम क्या करेंगे? इक्विटी को डिवाइड करेंगे 200 नंबर ऑफ शेयर्स, वैल्यू पर शेयर। टोटल इक्विटी कितनी है? 934.615। ये वो इक्विटी की वैल्यू है जो हमने FCFF अप्रोच से निकाली है। और नंबर ऑफ शेयर्स हमारे कितने हैं? 200 मिलियन। तो सिंपली हम डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास पर प्राइस ऑफ शेयर आ जाएगी, वैल्यू पर शेयर विच इज इक्वल्स टू, हमारी है 59.67 पर शेयर। ये मतलब इतना सिंपल था। बस अभी आपको ये याद रखना है कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलती है, दूसरी चीज फर्म की वैल्यू, और वैल्यू पर शेयर यूजिंग FCFF अप्रोच कैसे निकलती है। ये हमने एक सवाल किया है, आई होप दूसरे सवाल भी करें।